हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद योबिका। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझते हैं कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है। द एंड ऑफ से हमें समझ आ रहा है कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। बाइपोलैरिटी एक टर्म है जिसका मतलब है डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर्स, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दो सुपर पावर का डोमिनेंस होना। दो सुपर पावर कौन सी थी? एक था हमारा यूएस और एक था यूएसएसआर। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, उसी तरीके से ये दो कंट्रीज़ थी, यूएसए और यूएसएसआर, जिनका डोमिनेंस था पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो हम समझते हैं पहले बैकग्राउंड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हमें पता होना चाहिए, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में स्टार्ट और 1918 तक ये चला था। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ था द अलाइज, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ था द एक्सेस पावर। द अलाइज में 4 कंट्रीज़ थी मेनली, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर। एक्सेस पावर में मेनली 3 कंट्रीज़ थी, इटली, जर्मनी और जापान। ओके, सो वी ऑल नो द अलाइज, जो ये वाला ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था। तो अब ये हम क्यों समझ रहे हैं वर्ल्ड वॉर के बारे में? ताकि हमारा एक बैकग्राउंड सेट हो जाए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर। ना कोल्ड वॉर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। कोल्ड वॉर 1945 में स्टार्ट हुआ था, जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, और ये 1991 तक चला था। अब ये कोल्ड वॉर था क्या? कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं था। वर्ल्ड वॉर में अपनी मिलिट्री और वेपन से लड़ रही थी कंट्रीज़, बट कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं था। कोल्ड वॉर एक वॉर ऑफ आइडियोलॉजी था, यानी कि विचारधाराओं का युद्ध था, जहाँ पर अपनी अपनी आइडियोलॉजी के लिए दो देश आपस में लड़ रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए बोल रहा था कि उसकी आइडियोलॉजी अच्छी है और यूएसएसआर बोल रहा था कि उसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा वर्ल्ड है वो दो ग्रुप्स में, दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। एक था आपका यूएसए और एक था आपका यूएसएसआर। नाउ जो यूएसए था वो आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, और यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, वो आपका कम्युनिस्ट ब्लॉक था। नाउ कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको मैंने ये एक टेबल के थ्रू इसका डिफरेंस लिख रखा है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो कम्युनिज़म क्या होता है? कम्युनिज़म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जहाँ पर सारे ही रिसोर्सेज को स्टेट या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहीं कैपिटलिज्म प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं उन रिसोर्सेज को। कम्युनिज़म का एम होता है इक्वालिटी और सोशल वेलफेयर, वहीं कैपिटलिज्म का एम होता है प्रॉफिट और ग्रोथ। कम्युनिज़म में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है और कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड होती है। कम्युनिज़म में सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करती हैं, कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है। कम्युनिज़म में प्लान्ड इकोनॉमी होती है, यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, वहीं कैपिटलिज्म में मार्केट इकोनॉमी होती है, डिमांड और सप्लाई इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। कम्युनिज़म का एग्जाम्पल है यूएसएसआर और कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है यूएस। ऑल राइट, सो नाउ कैपिटलिज्म और कम्युनिज़म को हमने समझ लिया है। सोशलिस्ट भी कम्युनिज़म की ही एक पार्ट है। सोशलिज्म भी कम्युनिज़म का ही एक पार्ट है, बस इतना फ़र्क है कि जो सोशलिज्म है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है कम्युनिज़म के कंपैरिजन में। इंडिया में सोशलिज्म है क्योंकि इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का मिक्स रोल होता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, विच इज़ बर्लिन वॉल। सो हम बर्लिन वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। बर्लिन वॉल एक वॉल थी जो कि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट करती थी। ईस्ट बर्लिन कम्युनिज़म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और वेस्ट बर्लिन कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। ईस्ट बर्लिन आपका यूएसएसआर का पार्ट था और वेस्ट बर्लिन आपका यूएस का पार्ट था। सो जो बर्लिन वॉल है वो सिंबलाइज करता है डिवीज़न बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच का जो डिवीज़न है
उसको सिम्बलाइज करता है बर्लिन वॉल। ये 1961 में बना था। 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार है। 28 ईयर्स तक ये दीवार खड़ी रही, पर 9 नवंबर 1989 को ये टूट गई और दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। और इस दीवार के टूटने से कम्युनिस्ट वर्ल्ड के ख़त्म होने की एक शुरुआत हो गई। ओके, तो ये तो था इस चैप्टर का बैकग्राउंड। अब हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम समझेंगे सोवियत सिस्टम क्या था, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, गोर्बाचेव कौन थे और उनका डिसइंटीग्रेशन में क्या रोल था, बाय डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन के कंसिक्वेंसेज क्या हुए, शॉक थेरेपी क्या थी और शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। नेक्स्ट इज टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी कंट्रीज़ के बीच में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट थे उनके बारे में समझेंगे। एंड द नेक्स्ट इज इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज़ सोवियत सिस्टम। तो सोवियत सिस्टम के बारे में हम समझ लेते हैं कि सोवियत सिस्टम था क्या। सो 1917 में एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था रशिया में। इस सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन से ही यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि यूएसएसआर का बॉर्न हुआ। यूएसएसआर क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। बेसिकली जो यूएसएसआर है वो आपका 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, तो ये जो रिवॉल्यूशन है ये सोशलिज्म को सपोर्ट करता था और कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी थी उसके अगेंस्ट था, उसको अपोज करता था। ये इगैलिटेरियन सोसाइटी को सपोर्ट करता था। इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल सोसाइटी, जहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी कास्ट, क्लास और रिलीजन के बेसिस पर। नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश थी, यानी कि यहाँ कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। वन पार्टी सिस्टम था और एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। इकोनॉमी जो थी वो प्लान्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट ही इकोनॉमी को प्लान करता था और कंट्रोल करता था। नाउ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ वॉज कंट्रोल्ड बाय द यूएसएसआर एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ बाय द यूएसए, यानी कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वहाँ पर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में यूएसए का इन्फ्लुएंस था। यानी कि जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी और यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस थी। वहीं वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी और वो यूएसए से इन्फ्लुएंस थी। नाउ जो यूएसएसआर था आपका, उसको हम सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। जो यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस था उसको बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट। नाउ जो यूएस था उसे हम फर्स्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहते हैं और यूएसए का मिलिट्री अलायंस था नेटो, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब हम पढ़ लेते हैं फीचर्स ऑफ यूएसएसआर कि यूएसएसआर के फीचर्स क्या थे, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम और ड्रॉबैक्स। एक एक करके सबको समझते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो जो सोवियत सिस्टम यानी कि यूएसएसआर की इकोनॉमी थी वो डेवलप्ड तो थी बट यूएसए से ज़्यादा नहीं। वहाँ का नेटवर्क सिस्टम जो था, कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम, वो काफ़ी अच्छा था। एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे। मशीनरी प्रोडक्शन अच्छा था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्ट्रॉन्ग था और वहाँ पे काफ़ी सारी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ थी जो कि एक पेन से लेकर कार तक प्रोड्यूस करते थे। सब कुछ यूएसएसआर में प्रोड्यूस होता था। नाउ पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो केवल वन पार्टी सिस्टम था, जैसा कि अभी हमने देखा। केवल कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, कोई भी अपोजिशन नहीं था। गवर्नमेंट सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करके देती थी, सबका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करती थी। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती थी सभी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। एजुकेशन और हेल्थ केयर फ्री था। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था बिल्कुल भी और इकोनॉमी को स्टेट कंट्रोल करता था। नाउ मिलिट्री सिस्टम। मिलिट्री यूएसएसआर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी बट अगेन यूएसए जितनी नहीं थी। जो सोवियत यूनियन था वो यूएसए को मैच तो करता था आर्म्स फोर्स में, वेपन्स में, लेकिन इसमें उसका बहुत खर्चा हो जाता था एट ग्रेट कॉस्ट। सोवियत यूनियन ने एक इन्वेजन किया था अफ़गानिस्तान में। इन्वेजन यानी कि अटैक, आक्रमण 1979 में, जिससे उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ और उनका जो सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। उससे शॉर्टेज हो गई कंज्यूमर गुड्स की और फूड की भी शॉर्टेज हो गई।
तो फूड बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसमें बहुत ज़्यादा अगेन खर्चा होता था, जिससे कि द सोवियत इकोनॉमी वॉज फेल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैगनेंट। यानी कि लेट 1970s में जो सोवियत इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा डगमगा गई और एक टाइम बाद स्टैगनेंट हो गई, यानी कि रुक गई, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। नाउ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। सिस्टम जो था सोवियत यूनियन का वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक था और अथॉरिटेरियन था, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का काफ़ी ज़्यादा रोल था और काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेरियन वहाँ का सिस्टम हो गया था। लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, केवल एक ही पार्टी का रूल था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। जो भी सारे इंस्टीट्यूशन थे वो अनअकाउंटेबल थे, यानी कि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। और जैसे कि हमने देखा जो USSR था वो 15 रिपब्लिक्स का एक ग्रुप था, बट वहाँ पर डोमिनेंस सबसे ज़्यादा रशिया का था। तो USSR का एक ये भी ड्रॉबैक है कि वो वेस्ट से काफ़ी पीछे था टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के मामले में। और राइट, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। सो गोर्बाचेव कौन थे और उनका डिसइंटीग्रेशन में क्या रोल था, ये हम समझेंगे। 1985 में मिखेल गोर्बाचेव बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ CP, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आप इसको समझ जाइएगा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी है। और जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर भी थे। 1985 से लेकर 1991 तक उन्होंने अपनी जो पोजीशन को होल्ड किया। नाउ गोर्बाचेव ने क्या ट्राई किया, उन्होंने ट्राई किया कि वेस्ट के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जाए और सोवियत यूनियन का जो सिस्टम है उसमें थोड़ी सी डेमोक्रेसी लाई जाए। उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाना शुरू करे। तो दो उनकी पॉलिसीज़ थी, एक थी पेरेस्ट्रोइका और एक थी ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसमें चेंज किया जाए, उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए और थोड़ी सी प्राइवेट ओनरशिप को भी लिमिट किया जाए, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप अभी बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ी सी प्राइवेट ओनरशिप को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। नाउ ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस, यानी कि सोवियत सिस्टम में थोड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया ट्रांसपेरेंसी, यानी कि उन्होंने कोशिश की। अब समझते हैं रिएक्शन ऑफ गोर्बाचेव रिफॉर्म। जो गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे उसका रिएक्शन क्या हुआ। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द USSR कंट्रोल। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट और USSR के अगेंस्ट। रैपिडली एस्केलेटिंग द क्राइसिस विद इन द USSR ड्यू टू रिफॉर्म पॉलिसीज, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस होने लगे, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट और कमियां होने लगी USSR के अंदर अचानक से इन पॉलिसीज़ की वजह से। जो रिफॉर्म्स थे उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स भी अपोज कर रहे थे। 1991 में अ कूप टुक प्लेस, कूप यानी कि तख्ता पलट हो जाना। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स थे, यानी कि टॉप लीडर्स थे, उन्होंने एक तख्ता पलट कर दिया। और बोरिस येल्त्सिन 1991 में उन्होंने भी इस कूप को अपोज किया और वो नेशनल हीरो की तरह इमर्ज हुए। रशियन रिपब्लिक यानी कि रशिया के उन्होंने इलेक्शंस भी जीते और आगे जाके वो प्रेसिडेंट भी बने रशिया के। नाउ अब धीरे धीरे पावर बिगिन टू शिफ्ट, पावर धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी थी सोवियत सेंटर से रिपब्लिक्स की ओर, यानी कि अब पावर सेंटर में ना होकर धीरे धीरे डिवाइड होने लगी स्टेट्स के बीच में। सोवरेन स्टेट इमर्ज, अब स्टेट अपनी सोवरेनिटी चाहते थे, यानी कि अपना कंट्रोल चाहते थे। नाउ दिसंबर 1991 में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने अपनी जो है इंडिपेंडेंस उसको डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि नाउ द सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड, यानी कि सोवियत यूनियन टूट चुका है, अलग हो चुका है। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को भी धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे। नाउ हमने डिसइंटीग्रेशन तो पढ़ लिया है, बट डिसइंटीग्रेशन के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। और सक्सेसर जो था USSR का वो रशिया था, क्योंकि हमने देखा USSR में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस रशिया का था। तो रशिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC की सीट मिल गई। इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ और कमिटमेंट्स थे वो भी रशिया को ट्रांसफ़र हो गए। न्यूक्लियर स्टेट और डिसआर्मामेंट मेजर्स, यानी कि न्यूक्लियर स्टेट भी रशिया बन गया। सो नाउ द ओल्ड यूनियन
ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज डेड एंड बरीड। जो पुराना सोवियत यूनियन था अब वो ख़त्म हो चुका था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। हम समझते हैं कि ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, अलग अलग हो गया, टूट गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक वीकनेस। सबसे पहले जो आर्थिक कमज़ोरी थी वो क्या थी? इकोनॉमिक स्टैग्नेंस, यानी कि जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो एकदम रुक गई थी, वो कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी उसमें। लेड टू शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लगी, सोसाइटी डाउट करने लगी और सिस्टम को क्वेश्चन करने लगी ओपनली। नाउ सोवियत इकोनॉमी जो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज थे न्यूक्लियर पावर को मेंटेन करने में और जो मिलिट्री वेपन्स थे उनको मेंटेन करने में अपने ज़्यादातर रिसोर्सेज को खर्च कर देती थी, जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आने लगा पूरे कंट्री के ऊपर। और जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे उनको भी धीरे धीरे पता लगने लगा कि वेस्ट हमसे कितना आगे है, वेस्ट में कितनी एडवांसमेंट है, और रियलिटी चेक उनको मिल गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए। तो एक तो हमारा ये था इकोनॉमी वीकनेस रीज़न। नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज़ पॉलिटिकल वीकनेस। जो यूएसएसआर था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गई थी, रुक गई थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 70 ईयर्स तक रूल किया, लेकिन कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी उसकी लोगों की तरफ। ऑर्डिनरी पीपल जो थे उनको हेल्पलेस फील होने लगा, और जो सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा इनेबल था अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। करप्शन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे उन्हें ऑर्डिनरी सिटीजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे। वो जो लोग थे वो अब सिस्टम के साथ और रूलर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और यही कारण था कि जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो अपना सपोर्ट लूज़ करने लगी, यानी कि सपोर्ट खोने लगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोर्बाचेव्स रिफॉर्म। तो जो गोर्बाचेव थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेके आएंगे और वेस्ट को मैच करेंगे, यानी कि वेस्ट की बराबरी करेंगे। और उन्होंने साथ ही ये भी प्रॉमिस किया था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देंगे। गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लूजन द सिस्टम एंड इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स थे उन्होंने सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया था और एक तरीके से वो कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया था। नाउ लेट्स सी कि जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स थे उनके ऊपर लोगों के क्या व्यूज़ थे और पार्टी के क्या व्यूज़ थे। तो लोगों के व्यूज़ थे कि गोर्बाचेव बहुत ही धीरे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बहुत ही स्लो कर रहे हैं, और उनको रिफॉर्म्स ज़्यादा तेज़ी से लाना चाहिए, यानी कि ही शुड हैव मूव्ड फास्टर। नाउ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका व्यू ये था कि गोर्बाचेव बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, उनको इतना जल्दी नहीं लाना चाहिए, उनको थोड़ा स्लो रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। तो यहाँ पर एक टग ऑफ वॉर, यानी कि जो व्यूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा अपोजिट थे, और इसी कारण से गोर्बाचेव ने दोनों तरफ से सपोर्ट खो दिया, यानी कि गोर्बाचेव को ना ही लोगों का सपोर्ट मिला और ना ही कम्युनिस्ट पार्टी का, क्योंकि दोनों के ही जो व्यूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे। Now the next point is rise of nationalism, and this is the most important point. Rise of nationalism and the desire of sovereignty within various republics including Russia, the Baltic Republic, Ukraine and Georgia. की जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो सोवरेनिटी की डिज़ायर थी कि इंटरनली और एक्सटर्नली आपके ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जो रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये जो रिपब्लिक्स थे इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग और सोवरेनिटी की डिज़ायर आने लगी थी। एंड अदर्स प्रूव्स टू बी द फाइनल एंड द मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। और जितने भी अभी हमने सारे रीजंस ऊपर पढ़े थे और इससे पहले वाले पेज पे पढ़े थे, इन सारे रीजंस को मिला के यही सब कारण बना यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने का। डिफरेंट व्यूज़, यानी कि अब हम अलग अलग व्यूज़ को देखने वाले हैं कि लोगों के क्या क्या व्यूज़ थे। रिफॉर्म्स और नो रिफॉर्म्स, नेशनल फीलिंग वुड हैव इमर्ज्ड, यानी कि लोगों का मानना था चाहे गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लाते या ना लाते, लोगों के अंदर अब नेशनल फीलिंग आ चुकी थी। गोर्बाचेव्स रिफॉर्म्स स्पीडेड अप एंड इंक्रीज द नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन। नाउ अब कुछ लोगों का कहना था कि जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स थे उन्होंने नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया और उसकी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। और जो यूरोपियन और प्रॉस्पेरस पार्ट्स थे सोवियत यूनियन के, उन्हें लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे कर रहे हैं बैकवर्ड एरियाज़, यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को अपने साथ रखने के लिए। तो उन्हें इस तरीके से ये फीलिंग आने लगी कि वो इतना प्राइस क्यों पे कर रहे हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़
कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि अब हम डिसइंटीग्रेशन के रिजल्ट क्या हुए, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, उन्हें देख लेते हैं. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ एंड ऑफ कोल्ड वॉर. जो एक कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, जो एक वॉर ऑफ आइडियोलॉजी था, वो अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि यूएसएसआर ही अब डिसइंटीग्रेट हो गया, तो ये कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया. नाउ जो आर्म रेस थी, जो आइडियोलॉजी डिस्प्यूट था, इट वॉज एंडेड. द सेकेंड पॉइंट इज़ पावर रिलेशंस चेंज्ड. Influence of ideas and institutions also changed. Two possibilities, unipolar system and the multipolar system. Now जो पूरा वर्ल्ड था उसके पावर रिलेशंस भी चेंज होने लगे, क्योंकि अब एक जो सुपर पावर था वो नहीं रहा, विच वॉज यूएसएसआर. ओके, सो यहाँ पे 2 पॉइंट है कि आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस अब नए नए आने लगे थे, वो सारे चेंज होने लगे थे. आइडियाज़ यानी कि आइडियोलॉजी. नाउ अब हमारे पूरे वर्ल्ड में 2 पॉसिबिलिटीज़ सामने आई. या तो जो पूरा वर्ल्ड था वो एक यूनिपोलर सिस्टम बन जाता, यानी कि सिर्फ एक ही सुपर पावर रह जाती, विच वॉज यूएसए. और एक पॉसिबिलिटी ये निकल के आई कि एक मल्टीपोलर सिस्टम, यानी कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, जिसका मतलब है यानी कि एक सुपर पावर ना होकर के काफ़ी सारे नए कंट्रीज़ भी आ सकते हैं आगे, जिससे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ इमरजेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड. बट ये तो सारी पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. बट जो रिज़ल्ट क्या था, रिज़ल्ट था कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना, क्योंकि यूएसएसआर अब एंड हो चुका है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है. तो जो यूएस था वो सुपर पावर बन गया. इंस्टीट्यूशंस यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश होने लगे. लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी का जो आइडिया था उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा. आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये दोनों वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंस्टीट्यूशंस थे यूएस के. ओके, सो नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज़ इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज़. नाउ जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो काफ़ी सारी नई कंट्रीज़ आने लगी, जैसे कि ऑल दीज कंट्रीज़ हैड इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस. यानी कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो वो अलग अलग कंट्रीज़ में डिसइंटीग्रेट हो गया. तो ये सारी कंट्रीज़ क्या थी, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी. इनकी अलग अलग एस्पिरेशंस और अलग अलग चॉइसेस थी. सम वांटेड टू जॉइन EU एंड सम वांटेड टू जॉइन NATO. यानी कि कुछ जो कंट्रीज़ थी वो EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहती थी. कुछ कंट्रीज़ थी वो NATO के साथ जुड़ना चाहती थी. NATO क्या है? NATO अभी हमने पीछे देखा था कि NATO US का एक मिलिट्री अलायंस है. नाउ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो आपके रशिया के साथ जुड़ी. Okay, so this was the topic. Now let's move to the next topic, which is shock therapy. अब शॉक थेरेपी को समझते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है. ये एक बहुत ही अलग सा वर्ड आपको लग रहा होगा कि शॉक थेरेपी, शॉक भी है, थेरेपी है, तो ये क्या है. तो चलो इसको समझते हैं. द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वॉज अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम. ओके, सो ये एक डेफिनेशन थी. अब हम इसे ईजी लैंग्वेज में समझते हैं. तो जब कम्युनिज़्म ख़त्म हुआ तो ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था ट्रांजिशन का, यानी कि अब हमें शिफ्ट लाना था, चेंज होना था अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से. अब हमें ट्रांजिशन करना था एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ. यानी कि जो हमारा यूएसएसआर था उसका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेरियन था, तो अब उसको चेंज होके वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक बनेगा. सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ हम शिफ्ट होंगे. तो यही हमारा एक प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन था जिसको हमने बोला शॉक थेरेपी. ओके, सो नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी. यानी कि अब यूएसएसआर क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो चुका है, यहाँ पर यूएस ने अपना इन्फ्लुएंस किया, इंटरवीन किया. जो यूएस के इंस्टीट्यूशंस थे, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये आगे आए और इन्होंने बोला कि हम रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप, ये जितने भी कंट्रीज डिसइंटीग्रेट हुए हैं, इनको आगे मदद करेंगे रिकवर करने में, इनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने में. तो यही जो पूरा प्रोसेस था, इसको आगे जाके शॉक थेरेपी का नाम दे दिया गया. ओके, सो अभी हमने जितना भी शॉक थेरेपी के बारे में समझा, इसको अब हम एक लाइन में कंक्लूड कर देते हैं. द ट्रांजिशन ऑफ कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म इन द पोस्ट सोवियत स्टेट. यानी कि जो सोवियत यूनियन के बाद जो पोस्ट सोवियत स्टेट थे, उनमें एक ट्रांजिशन का प्रोसेस, कम्युनिज्म से हमें अब कैपिटलिज्म की तरफ जो शिफ्ट होने का प्रोसेस था, उसको हमने क्या बोला, शॉक थेरेपी. और पोस्ट सोवियत स्टेट्स यानी कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो कंट्रीज़ बने, उनको बोला जाने लगा पोस्ट सोवियत स्टेट्स. नाउ अब फीचर्स देख लेते हैं शॉक थेरेपी के, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूरा सोशलिज्म से अब हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना था। प्राइवेट ओनरशिप जो थी वो एक डोमिनेंट पैटर्न अब बनने लगी, जैसे कि पहले यहाँ पर सोशलिज्म था, तो अब सोशलिज्म में क्या होता है कि कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है, बट अब क्योंकि शॉक थेरेपी हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप भी आने लगी थी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट असेट्स एंड कॉरपोरेट ओनरशिप अडॉप्ट, यानी कि यही है कि अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आने लगा था। कलेक्टिव फार्म टू प्राइवेट फार्मिंग, यानी कि पहले कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, अब कलेक्टिव फार्मिंग ना होकर के प्राइवेट फार्मिंग होने लगी। ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह थी उनमें भी काफ़ी बड़ा चेंज आया। फ्री ट्रेड रिजीम को अडॉप्ट कर लिया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अब अलाउड हो गया था। ये जो थे फ्री ट्रेड रिजीम और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये मेन इंजन्स थे चेंज के। द सिक्स्थ पॉइंट इज़ ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग अलायंस एंड डायरेक्ट लिंक टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि जो पहले के जो अलायंस थे अब वो सारे टूट गए और अब सारे जो अलायंस थे, सारे जो कंट्रीज़ थे वो अब डायरेक्टली वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ लिंक होने लगे, यानी कि अपने रिलेशंस खुद बनाने लगे वेस्ट के साथ। नाउ दिस इज़ कम्प्लीटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं विच इज़ कंसिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के कंसिक्वेंसेज यानी कि उसके रिजल्ट क्या थे। अभी पीछे हमने डिसइंटीग्रेशन के कंसिक्वेंसेज देखे थे, अब हम शॉक थेरेपी के कंसिक्वेंसेज देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ इट ब्रॉट रूइन टू इकोनॉमीज़ एंड डिज़ास्टर अपॉन द पीपल, यानी कि जो शॉक थेरेपी थे उसने लोगों के ऊपर एक डिज़ास्टर की तरह था ये, और जो इकोनॉमी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रूइन हुआ, यानी कि इकोनॉमी पूरी बेकार हो गई थी। इन रशिया, अब रशिया में देख लेते हैं। लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, यानी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे जिन्हें स्टेट कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अब वो कोलैप्स हो गए हैं, यानी कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। 90% ऑफ इंडस्ट्रीज़ वर ऑन सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनी, अब जो 90% इंडस्ट्रीज़ थी वो सेल होने लगी थी प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में जाने लगी थी। द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री, ओके, सो लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री क्या थी, अब इसको देख लेते हैं। बेसिकली ये जो द लार्जेस्ट गराज सेल थी इसमें वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज़ को अंडर वैल्यूड प्राइस में बेचा जाने लगा, यानी कि जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज़ थी उनको अंडर वैल्यू कर दिया गया, उनके प्राइजेस बहुत ही कम कर दिए गए। सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइजेस, यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें बिल्कुल ही बेकार प्राइजेस पर बेच दिया गया, बहुत ही यानी कि बहुत ही सस्ते प्राइजेस पर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उनको बेच दिया गया। तो यही थी लार्जेस्ट गैराज सेल। ओके, सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ द वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन। रूबल क्या थी, करेंसी थी यूएसएसआर की, रशिया की, तो उसकी भी वैल्यू अब डिक्लाइन होने लगी, यानी कि उसकी भी वैल्यू कम होने लगी। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई, यानी कि अब महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, जो लोग थे उन्होंने महंगाई की वजह से अपनी सारी सेविंग्स खो दी। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डेस्ट्रॉयड, यानी कि अभी हमने देखा कलेक्टिव फार्म जो सिस्टम था वो अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि प्राइवेट फार्मिंग आने लगी है अब। लीविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, यानी कि कलेक्टिव फार्म था तो फूड सिक्योरिटी थी, अब ये कलेक्टिव फार्म का सिस्टम ही ख़त्म हो गया, तो यानी कि फूड सिक्योरिटी भी नहीं रही लोगों के पास। रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड, यानी कि रशिया बाहर से फूड मंगाने लगा, बाहर के देशों से खाना मंगाने लगा। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वॉज बिलो द जीडीपी इन 1989, यानी कि जो रशिया की जीडीपी 1989 में थी उससे भी ज़्यादा कम हो गई थी 1999 में। ओके, सो नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज़ ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर डिक्लाइन, यानी कि पहले क्योंकि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी और अभी हमने देखा था कि सोशलिज्म का गोल क्या होता है, वेलफेयर, तो अब जो पुराना वेलफेयर का सिस्टम था वो डिक्लाइन यानी कि ख़त्म होने लगा। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़, जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती थी, क्योंकि अब कैपिटलिज्म आ गया है, सारी ही गवर्नमेंट सब्सिडीज़ मिलना बंद हो गई। लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकेम पुअर, अब क्योंकि सब्सिडीज़ नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तो एक बहुत ही बड़ा जो सेक्शन था सोसाइटी का वो गरीब हो गया, पुअर हो गया। द सेवेंथ पॉइंट इज़ प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज़, अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गया तो उससे और भी ज़्यादा काफ़ी असमानताएं, अनइक्वालिटी आ गई, जैसे कि जो रशिया था वो रिच और पुअर रीजन्स में डिवाइड हो गया। ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल, अब लोगों में बहुत ही ज़्यादा गैप आ गया, इकोनॉमिक गैप, यानी कि कोई बहुत रिच है तो कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब। अ माफिया इमर्ज इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़, अब इन कंट्रीज़ में एक माफिया इमर्ज होने लगा और वो सारी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने लगे। मिडिल क्लास पुअर हो गया, जो एकेडमिक इंटेलेक्चुअल थे यानी कि जो रिच और जो होशियार लोग थे उन्होंने माइग्रेट कर लिया, यानी कि वो अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए। ओके, सो नाउ दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड।
ओके गाइस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंस्टीट्यूशंस। तो अब हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में देख लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वॉज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटी। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लॉज को बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो उन लॉज को रिव्यू करता है और जस्टिस इंश्योर करने का काम करता है। सो नाउ जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको बनाने के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, इतनी प्रायोरिटी पर नहीं रखा गया उन्हें। द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्टेड इन अ हरी। जो इन सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस थे वो बहुत ही जल्दी में बनाए गए। अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। तो जल्दी में बनाने के कारण प्रेसिडेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे दी गई, काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी गई, वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स, काफ़ी सारी पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई। इलेक्टेड पार्लियामेंट्स रिलेटिवली वीक। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, इलेक्टेड पार्लियामेंट्स थे, उनको कम पावर्स दी गई, वो प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में काफ़ी वीक थे। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, सो इन सेंट्रल एशिया प्रेसिडेंट हैड ग्रेट पावर्स। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स थी। सम बिकेम अथॉरिटेरियन, और जो कुछ प्रेसिडेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेरियन बन गए। तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये एग्जाम्पल्स हैं उन कंट्रीज़ के जहाँ के प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन बन गए थे। तो वो कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अपॉइंटेड देमसेल्व्स टू पावर फर्स्ट फॉर 10 ईयर्स एंड देन एक्सटेंडेड इट फॉर अनोदर 10 ईयर्स। यानी कि पहले तो उन्होंने 10 साल के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद उनके अंदर और लालच आ गया तो उन्होंने अपने 10 साल आगे के और बढ़ा लिए। दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन, और कोई भी अपोजिशन अलाउड नहीं किया। अ जुडिशियल कल्चर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। यानी कि अभी भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक जुडिशियल कल्चर बनना बचा था सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिवाइवल ऑफ इकोनॉमीज़। तो अब हम देख लेते हैं कि जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ थी उनकी इकोनॉमी ने कैसे रिवाइव किया। रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, 10 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने के 10 साल बाद रशिया अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने लगा। रीजन्स फॉर रिवाइवल मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज़: एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। अब ये सारी जो कंट्रीज़ थी इनकी इकोनॉमी रिवाइव कैसे हुई? इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स, इन सब का एक्सपोर्ट किया। मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स: अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और ये सारी जो कंट्रीज़ थी ये मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स थी, यानी कि इन सारी कंट्रीज़ में ऑयल और गैसेस बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने उसका यूज़ किया अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में। अदर कंट्रीज़ गॉट रेंट बिकॉज ऑफ देयर ऑयल पाइपलाइन क्रॉसिंग देयर कंट्रीज़। और जो अदर कंट्रीज़ थी क्योंकि उनकी टेरिटरी से ऑयल पाइपलाइंस क्रॉस हो रही थी तो उन्हें उसका रेंट मिल जाता था, इससे उनकी भी इकोनॉमी रिवाइव हो गई। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रीस्टार्टेड। अब थोड़ी थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग भी होना शुरू हो गई थी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो हम देख लेते हैं कि ये जो सारी कंट्रीज़ थी इनके बीच में क्या टेंशन और क्या कन्फ्लिक्ट्स थे। In Russia, two republics, Chechnya and Dagestan, have had violent secessionist movement. अब सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं? सेपरेशन के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए, अलग होने के लिए जो मूवमेंट किए जा रहे थे। तो रशिया के 2 रिपब्लिक्स थे, चेचन्या और दागिस्तान। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होने लगे रशिया से अलग होने के लिए, जिसके कारण मिलिट्री बॉम्बिंग्स हुई। रशिया ने मिलिट्री बॉम्बिंग्स करवा दी इनके ऊपर, जिससे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ और रशिया जो था वो लोगों की एस्पिरेशंस को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से फेल हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। द सेकेंड कंट्री इज़ तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। तजाकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट फॉर 10 ईयर्स टिल 2001। तजाकिस्तान में क्या हुआ कि वहाँ एक सिविल वॉर चला जो कि 10 सालों तक चला, यानी कि 2001 तक सिविल वॉर चला था। अजरबैजान प्रोविंस, नागोर्नो काराबाख, लोकल अर्मेनियंस वांट टू जॉइन अर्मेनिया। अब जो एक अजरबैजान का प्रोविंस था नागोर्नो काराबाख, वहाँ पर जो लोकल अर्मेनियंस थे वो अर्मेनिया कंट्री को ज्वाइन करना चाहते थे, तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हुए। जॉर्जिया, 2 रीजन्स इन जॉर्जिया डिमांडेड इंडिपेंडेंस रिजल्टिंग इन सिविल वॉर। अब जॉर्जिया के 2 रीजन्स थे जो कि इंडिपेंडेंस चाहते थे, तो उस कारण से वहाँ सिविल वॉर हो गया। एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स इन यूक्रेन, जॉर्जिया एंड किर्गिस्तान। तो जो 3 कंट्रीज़ थी, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड किर्गिस्तान, वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स हुए, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट्स, गवर्नमेंट को हटाने के लिए मूवमेंट। सेंट्रल एशिया हैज़ ऑल्सो बिकेम अ जोन ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। अब जो सेंट्रल एशिया था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे
नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे कि ऑयल और गैस, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का जोन बन गया। बाकी जो कंट्रीज़ थी वो चाहती थी कि सेंट्रल एशिया पे हमारा इन्फ्लुएंस हो, और मेजर ऑयल कंपनीज थी वो चाहती थी कि सेंट्रल एशिया पे हमारा इन्फ्लुएंस हो, तो इस वजह से सेंट्रल एशिया कंपटीशन का जोन बन गया था। नाउ चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू, चेस एंड स्लोवेक्स। नाउ जो चेकोस्लोवेकिया था वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट था चेस और एक पार्ट था स्लोवेक्स, और ये दोनों पार्ट्स अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए थे। नाउ बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लेविया आफ्टर 1991 इट ब्रोक इनटू सेवरल प्रोविंसेस। नाउ 1991 के बाद जो यूगोस्लेविया था वो काफ़ी सारे अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया था, टूट गया था। अब ये अलग अलग प्रोविंसेस क्या थे? ये थे 4 प्रोविंसेस। पहला था क्रोशिया, देन स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो ये जो 4 पार्ट्स थे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। एथनिक सर्ब्स अपोज दिस एंड अ मैस्करे ऑफ नोन सर्ब बोस्नियंस फॉलो, यानी कि जो एथनिक सर्ब्स थे उन्होंने इसको अपोज किया था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी हुई वहाँ पर। नाउ द नेटो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लेविया फॉलोड इंटर एथनिक सिविल वॉर। फिर नेटो ने इसके अंदर इंटरवेंशन किया और जो बॉम्बिंग हुई थी यूगोस्लेविया में उसकी वजह से एक इंटर एथनिक सिविल वॉर हो गया, यानी कि कंट्री के अंदर ही अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो गई। एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से? सर्ब्स थे, बोस्नियंस थे और क्रोट्स थे। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। अब हम इंडिया और उसके रिलेशंस देख लेते हैं पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ। इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, यानी कि इंडिया ने सारी ही पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन बिटवीन रशिया एंड इंडिया, वहीं रशिया और इंडिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, और जो इंडिया के रिलेशन है रशिया के साथ वो हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड रशिया शेयर्स अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि इंडिया और रशिया दोनों ही चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। नाउ more than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as a part of Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. Now 80 से भी ज़्यादा bilateral agreements इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुए जो कि इंडिया और रशिया के स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट 2001 का पार्ट है। ये हमें याद रखना है कि कितने एग्रीमेंट साइन हुए थे, 80, और उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, और ये कब हुआ था? 2001 में। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स टू इंडिया फ्रॉम रशिया, यानी कि इंडिया को क्या बेनिफिट है रशिया से। ऑन इश्यूज़ लाइक कश्मीर जैसे इश्यूज़ को जब हम UN में उठाते हैं तो रशिया में सपोर्ट करता है। एनर्जी सप्लाई करता है रशिया इंडिया को। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पर रशिया इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया का भी एक्सेस इंडिया को मिलता है रशिया की वजह से। बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन बैलेंस करने में भी हेल्प करता है रशिया। हैज़ हेल्प्ड इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस में इंडिया की मदद की। कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, अलग अलग साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है। इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स, इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रशिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Assisting India's space industry by giving, for example, the cryogenic rocket when the India needed it the most. तो इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको भी रशिया काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल रशिया ने क्रायोजेनिक रॉकेट दिया था इंडिया को जब इंडिया को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब देख लेते हैं बेनिफिट्स टू रशिया फ्रॉम इंडिया। रशिया को क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया से। द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। नाउ जो इंडिया की मिलिट्री है वो अपने ज़्यादातर वेपन्स, ज़्यादातर हार्डवेयर रशिया से खरीदती है। सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर इंडिया, तो इंडिया इस वजह से रशिया के लिए सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट बन जाता है, यानी कि हथियारों को बेचने के लिए सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन जाता है। इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल एशियन ऑयल फील्ड्स, नाउ इंडिया सेंट्रल एशियन ऑयल फील्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में ऑयल फील्ड्स के लिए। जॉइंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट, और जॉइंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें भी रशिया और इंडिया दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, and this was the last topic and it is completed.
ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आप आगे कौन सा चैप्टर जल्दी चाहते हो, मैं उसको जल्दी से लेके आने की कोशिश करूँगी। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।